बात नहीं सर। पाइथन की अगर हम बात करें तो कर देंगे। तो पाइथन इज नॉट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन रिलीज हुआ था दैट वाज इन 1991। और पाइथन को जिन्होंने बनाया था उनका नाम है यूडो वैन रॉसम। 1991 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था। अब अगर लैंग्वेज का पहला वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था, दैट मीन्स ये आइडिया क्रिएटर के माइंड में मिड 80s में आ गया होगा, 85 86 के आसपास आ गया होगा, है ना। फाइन। अब रॉसम जिन्होंने पाइथन को बनाया है उनको अगर हम देखें एक बार, तो देखने में ये कुछ ऐसे लगते हैं, हमारे और आपकी तरह इंसान है। तो ये रॉसम है, इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया है, क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाय नेचर इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट दिखाया है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिखाया है। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पीएचडी मैथमेटिक्स में करी हुई है। प्रोग्रामिंग इन्होंने बाद में सीखी थी। इनका जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो मैथमेटिक्स के फील्ड में रिसर्च करना, ये इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है। तो कैसे इन्होंने फिर ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसके बारे में मैंने बताया कि पाइथन को आप लोग यहाँ जो पढ़ने आए हैं या तो डेटा एनालिटिक्स के लिए पढ़ने आए होंगे, या डेटा साइंस के लिए पढ़ने आए होंगे, फुल स्टैक के लिए पढ़ने आए होंगे। लेकिन इनमें से किसी के लिए भी पाइथन को नहीं बनाया गया था। ना तो पाइथन बनाई गई थी हमारा डेटा एनालिटिक्स के लिए, ना ही डेटा साइंस के लिए, ना ही फुल स्टैक के लिए। अच्छा, तो किसके लिए बनाई गई थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वास्तव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था जिसका नाम था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए पाइथन को क्रिएट किया गया। अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जा रहा था, जिसमें काफी टाइम लग रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली जो टीम थी, उस टीम में एज मेंबर रौसम शामिल थे। तो वहां पर रौसम और उनकी एक टीम ने मिलकर एक आइडिया बनाया कि क्यों ना हम पहले एक लैंग्वेज बनाते हैं और फिर उस लैंग्वेज में पाइथन को, उसको अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो वो जो लैंग्वेज उन्होंने वहां पर डेवलप करी इस ओएस को बनाने के लिए, उसका नाम क्या पड़ा हमारा? पाइथन। अब ये भी एक स्टोरी है कि लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा। रौसम को एक कॉमेडी शो बहुत अच्छा लगता था जो कि बीबीसी चैनल पर 70s में आया करता था। और वो जो कॉमेडी शो था उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उस कॉमेडी शो में एक वर्ड आता था, उसके टाइटल में एक वर्ड आता था पाइथन। तो रौसम ने क्या करा, अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन कहना शुरू कर दिया। अगर तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा। 1991 में ऑफिशियली इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आज हम लोग पाइथन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम में से कोई भी पाइथन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए पढ़ने नहीं आया होगा। तो आज हम पाइथन को पढ़ते हैं इन दो पॉइंट की वजह से। पहला, इट विल टेक लेस टाइम टू क्रिएट एप्लीकेशन। अगर आप पाइथन में एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं तो आपका समय कम लगेगा एप्लीकेशन को क्रिएट करने का। और दूसरा, इजी टू लर्न। जो पाइथन का कोड होता है इसको सीखना हमारा काफी आसान होता है कंपेयर टू सी, कंपेयर टू जावा। अगर हम सी में देखें तो शायद अगर हमारा एक्सपीरियंस सी में है तो वहां पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, कैलॉग मेलॉग फंक्शन होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड है जो हमें कभी लिखना पड़ जाता है। और कुछ लोगों की सी तो वहां तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही उनका सेमेस्टर खत्म हो जाता है ना। जावा में अगर हम देखें तो अगेन कुछ कॉम्प्लेक्स कोडिंग है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर क्लास बनाओ, सिस्टम डॉट आउट लगाओ, और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम कंपेयर करें पाइथन को सी से, पाइथन को जावा से, तो पाइथन के सिंटैक्स काफी आसान है। ऐसा कोई सिंटैक्स पाइथन में नहीं है जिसको समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ इजी सिंटैक्स और लेस डेवलपमेंट टाइम। पाइथन में कोई कमी है या नहीं? हमने कहा पाइथन में एक कमी है, और शायद वो कमी हमें ये भी बताएगी कि 1991 में जब लैंग्वेज बन गई थी, तो अब तक कहाँ थी ये लैंग्वेज? 30 साल हो गए। ये अभी हमारा, एक मिनट रुकेंगे जरा, 2 मिनट। अभी मैं क्लास रिज्यूम करूंगा 2 मिनट के बाद। हाँ जी, चलिए वापस आइए। तो आई वाज डिस्कसिंग कि पाइथन का कोई वीक पॉइंट है या नहीं, हमने कहा है। और ये वीक पॉइंट हमें ये भी बताएगा कि 30 साल से पाइथन लैंग्वेज कहाँ, 1990 बन गई और हम 2022 में चल रहे हैं, लगभग 36 साल हो गए। तो ये रहा इसका वीक पॉइंट, स्लो एग्जीक्यूशन। पाइथन के प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है कंपेयर टू सी, काफी स्लो होता है। पाइथन के प्रोग्राम को बनाने में मुझे समय ज्यादा नहीं लगेगा, सी से कम समय लगेगा, लेकिन प्रोग्राम को बनाने के बाद मुझे रन भी तो करना पड़ेगा। तो जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारा पाइथन में ज्यादा आता है देन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, पाइथन का जो वीक पॉइंट है वो स्लो एग्जीक्यूशन है। तो सर इस बात का क्या क्लू हुआ कि 30 साल से लैंग्वेज कहाँ थी इस पॉइंट पर? हमने कहा है, सोचिए, आज से 30 साल पहले क्या हमारे पास अच्छे हार्डवेयर होंगे, लाइक i7 प्रोसेसर, 16 GB रैम, या क्लाउड कंप्यूटर होते होंगे? शायद नहीं होते होंगे। आज हमारे पास है। आज हम में जितने लोग क्लास में बैठे हैं, कम से कम 4 GB रैम का लैपटॉप सभी के पास होगा। अगर आप विंडो 10 चला रहे हो तो 4 GB रैम तो होगी होगी कम से कम। विंडो 10 बनना इंस्टॉल ही नहीं होगी उससे कम पर तो। ठीक है। तो आज हमारे पास अच्छे हार्डवेयर हैं। लैंग्वेज का जो एग्जीक्यूशन स्लो होता है वो ओवरकम किया जा रहा है जैसे अच्छे हार्डवेयर का यूज करते हैं। हम अपने कोड को क्लाउड कंप्यूटर पर रन करेंगे, तो क्लाउड कंप्यूटर पे जो मशीनें होती हैं वहां पर रैम हमारी 40-40 GB होती है। एक एक टीबी रैम होती है। हम एक एक टीबी के हार्ड डिस्क की बात करते हैं। क्लाउड मशीन पर एक एक टीबी की रैम होती है। हम डुअल कोर प्रोसेसर की बात करते हैं। क्लाउड में 50-50 कोर के प्रोसेसर लगे होते हैं। तो अब जो हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो वाला पॉइंट था पाइथन, वो नहीं रहेगा पॉइंट, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छे हार्डवेयर अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन 1991 में या तो ये हार्डवेयर होंगे नहीं, और अगर होंगे तो शायद हमारे बजट में नहीं होंगे। हर कोई यहाँ पर काम नहीं कर पाता होगा। शायद यही एक वजह थी कि पाइथन पिछले 10-12 साल से ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो इसका वीक पॉइंट है, अब हम अच्छे हार्डवेयर के थ्रू इसको ओवरकम कर रहे हैं। और दूसरा, पाइथन की पॉपुलैरिटी पिछले 10-12 साल में ज्यादा होने की एक वजह ये भी है कि गूगल कहीं ना कहीं पाइथन का यूज अपने प्रोडक्ट में काफी कर रहा है। गूगल ने अपने काफी सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, है ना? जैसे गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, आप एक लैंग्वेज में कुछ लिखिए और उसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो गूगल ट्रांसलेटर का कोड चल रहा है, ये पूरी तरह से पाइथन में डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ एआई। गूगल ट्रांसलेटर एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो पाइथन में डेवलप करी है गूगल ने। ठीक है। चलो, बराबर नेट में नेट में पड़ी हुई है।
चलिए, तो गूगल ने अपने कई प्रोडक्ट, स्पेशली जो एआई बेस्ड उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें पाइथन का हेवीली उन्होंने यूज किया हुआ है। जैसे दूसरी एप्लीकेशन है हमारा गूगल लेंस। गूगल लेंस सभी किसी ने एक्सपीरियंस करी है? उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी पिक लेते हैं और उस पिक के बारे में बता दिया जाता है, या उस पिक में जो भी इमेजेस हैं उनमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप टेक्स्ट में या किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल लेंस जो एप्लीकेशन है वो भी हमारा किस पर बनी हुई है, पाइथन का करके बनी हुई है। जीमेल आप सब लोग यूज करते होंगे। जीमेल के अंदर एक स्पैम का फोल्डर आता है, हाँ पीछे का कोड लिखा हुआ है वो पूरा पाइथन के अंदर लिखा हुआ है। यूट्यूब, यूट्यूब को इनिशियली बनाया गया था, हाँ दोनों सुनाई नहीं दे रहा। हाँ दी नहीं होता था। आज तो बच्चे बच्चे यूट्यूब घर में अगर किसी का स्मार्टफोन है तो 3 साल का बच्चा जानता होगा यूट्यूब कैसे कहते हैं, है ना। तो आज यूट्यूब पर इतना ट्रैफिक है तो पीएचपी से वो मेंटेन नहीं हो रहा है। पंखा बहुत तेज चलता है, उसमें कुछ नहीं। पहले ये तो पंखा अलग एक ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, अब ठीक है, अब तो लग गया कान में, पापा जैसे लगा। उसके बाद यूट्यूब के कुछ कंपोनेंट को पाइथन में डेवलप कराए। तो यूट्यूब का एक कंपोनेंट है वीडियो रिकमेंडेशन। आपको एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपके क्या आने लगते हैं, रिकमेंडेड वीडियो आने लगते हैं। तो वो जो पीछे कोड चल रहा है पाइथन में। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से यूट्यूब को पाइथन बनाएगा, मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग लैंग्वेज में डेवलप करेंगे। यूट्यूब के कुछ कंपोनेंट जावा में लिखे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट हमारा नोड में लिखे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट हमारा पाइथन में भी लिखे हुए हैं। तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, जितनी भी ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हैं, ये कभी सिंगल लैंग्वेज में डेवलप नहीं होती है। इनके कंपोनेंट अलग अलग लैंग्वेज में हमारे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं, चेयर आप एक सामने लैब से ले लो, एक बार लैब में पड़ेगी ले लो। चलिए, तो पाइथन की पॉपुलरिटी में एक तो हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होना एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या चल रहा है, गूगल पाइथन का यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में। तो लोगों को लग रहा है गूगल जब यूज कर रहा है तो टेस्टेड प्रूवन कॉन्सेप्ट होगा कोई। तो जब भी एआई के फील्ड में किसी को कुछ भी करना होता है तो वो रिस्क नहीं लेते, वो सीधा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन का। क्यों? क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी एआई के फील्ड में पाइथन का यूज कर रखा है और चीजें टेस्टेड प्रूवन है। तो ये कुछ वजह है पाइथन के पिछले 10-12 साल से ट्रेंड में आने। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि पाइथन नंबर 1 चॉइस कहाँ पर है और आखिरी चॉइस कहाँ पर है, कौन प्रोग्रामर पाइथन का यूज नहीं करना चाहता, आंसर आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन का यूज ना के बराबर है। अगर आप में से कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अगर आप में से कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईफोन की एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो उसके लिए पाइथन सबसे लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन पाइथन कहाँ पर है, एआई के फील्ड में। अगर आपको एआई से रिलेटेड कोई भी कोडिंग करनी होगी तो आज की डेट में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती है, पाइथन के लिए दी जाती है। तो पाइथन के अंदर अगर मैं देखूं तो जो पाइथन इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्यों? जब पाइथन को हर फील्ड में यूज किया जा रहा है, हर फील्ड का मतलब पाइथन डेटा साइंस में है, आईओटी में है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी है, एआई में भी है, ऑटोमेशन सिलेनियम ऑटोमेशन में भी है, लगभग हर फील्ड में पाइथन का यूज हो रहा है। तो ये मोबाइल वाला फील्ड पीछे कैसे रह गया पाइथन में? उसकी वजह कहीं ना कहीं शायद यही है। आज मोबाइल के हार्डवेयर फिर भी थोड़े बेटर हो गए हैं, लेकिन अगर हम जब पाइथन का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा उस समय को देखें तो मोबाइल के हार्डवेयर तो और पुअर होते होंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर इतने अच्छे नहीं होते थे इनिशियली, मोबाइल के तो और पुअर होते होंगे, है ना। आज तो फिर भी हम 4 GB 6 GB रैम के मोबाइल को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं करी होगी कि पाइथन को मोबाइल के साथ इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि एग्जीक्यूशन स्लो पहले ही होता है पाइथन का, मोबाइल में और स्लो हो जाएगा क्योंकि वहां पर हार्डवेयर और पुअर होते हैं हमारे।
शायद इसी वजह से किसी ने कभी अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो वहां पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। तो आज भी बहुत ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पाइथन में लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, माइट भी फ्यूचर में कुछ हो सकता हो, तो कह नहीं सकते, लेकिन आज अगर हम देखें तो पाइथन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये पाइथन के बारे में कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं पाइथन की। अगर हम सिंगल लाइन की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस बाइट कोड इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है। उन वर्ड्स को हमें पहले समझना होगा कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने बोला पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सर हाई लेवल का मतलब क्या होता है, उसको देखते हैं। ये हैं हम और आप लोग, और ये है हमारा सीपीयू। जो भी हम अपना कोड बनाएंगे, इस कोड को रन कराने के लिए सीपीयू रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सीपीयू को जो समझ में आता है वो ह्यूमन को समझ में नहीं आता, और जो ह्यूमंस को समझ में आता है वो सीपीयू को समझ में नहीं आता। दैट मीन्स हम लोग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट पर काम करना चाहते हैं। हम प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसमें ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस सिंबल का यूज करेंगे। लेकिन जब ये प्रोग्राम सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू इसको रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीपीयू को क्या आता है, मशीन को। तो सीपीयू सिर्फ मशीन कोड को हमारा समझ सकता है, सीपीयू हमारा इस कोड को नहीं समझ सकता जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पर नाम दिए गए, आप आ जाओ। हाँ आ जाओ। ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, इसको तो अगर हम बात करें यहाँ पर ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस सिंबल मल्टीप्लाई सिंबल की, तो ये सब ह्यूमन रीडेबल होते हैं। और ह्यूमन रीडेबल सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल। हाई लेवल कोड का मतलब होता है वो कोड जो एज ह्यूमन हम लोग लिख सकते हैं, इजीली उसको पढ़ सकते हैं और उसको किसी को समझा भी सकते हैं। ऐसे कोड को हाई लेवल कोड कहते हैं, और जनरली वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज करके लिखा जाता है। लेकिन जब ये कोड पहुंचता है सीपीयू के पास तो सीपीयू को समझ में नहीं आता, क्योंकि सीपीयू को जो समझ में आता है उसे क्या बोलते हैं, लो लेवल कोड। और जो लो लेवल कोड होता है वो हमारा मशीन कोड यानी कि 0101 की फॉर्म में हमारा होता है। तो अब अगर हम एज ए प्रोग्रामर हाई लेवल की जगह लो लेवल पे कोडिंग करने लगे, तो मुझे अपना प्रोग्राम 010101 में डेवलप करना होगा, जो कि सीपीयू को समझ में आएगा। लेकिन हम अपने बारे में सोचें तो हमारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखूंगा तो ए प्लस बी नहीं लिखना है मुझे, ए का मशीन कोड लिखना है, प्लस का मशीन कोड लिखना है और बी का मशीन कोड लिखना है। तो शायद मैं सुबह से शाम तक यही करता रहूंगा, दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाना। बहुत टिपिकल हो जाएगा प्रोग्रामर के लिए अगर एज ए प्रोग्रामर मैं मशीन लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करता हूँ तो। ठीक है, तो क्या करें फिर यहाँ पर, तो प्रोग्रामर से कहा गया कि आप हाई लेवल में ही कोडिंग करें। हाई लेवल का मतलब क्या है कि आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में कोडिंग करें। और हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऐसा कहती है कि प्रोग्रामर आप हमारे यहाँ पर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ही कोड बनाएंगे, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो हाई लेवल का मतलब ये नहीं है बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पाइथन का यूज होता है, छोटे मोटे काम नहीं करते इसमें, नहीं। हाई लेवल का मतलब हो गया ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में एज ए प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा।
तो सर इस तरह से तो सी भी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। सी में हम कौन सा 0 1 में प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी में भी तो ABCD में प्रोग्राम लिखते हैं। आंसर इज यस, सी, C++, जावा, C#, PHP, HTML, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी कैसी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस ही कहलाती हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन, अगर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए बेटर हैं, तो हम जो लिखेंगे वो CPU को समझ में आएगा कैसे? तो आंसर आया कि सीधे तो समझ में नहीं आएगा। क्या करेंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर लाएंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर आएगा। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो आपने लिखा है उसको रीड करेगा और फिर मशीन कोड बनाकर किसको दे देगा, CPU को दे देगा। अब यहाँ पर हमें ये थोड़ा सीखना होगा कि हमने जो लिखा है, अगर ट्रांसलेटर उसका मशीन कोड बनाकर CPU को देगा, तो क्या ऐसा भी होगा कि हमने जो लिखा है उसमें कुछ गलतियां कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जो हमें सिंटैक्स बताए गए थे लिखने के पाइथन के स्टेटमेंट, वो हमने फॉलो नहीं करे हैं, क्या फिर भी हमारा ट्रांसलेटर CPU के लिए मशीन कोड बनाकर देगा? आंसर इज नो। यानी कि ये जो ट्रांसलेटर है स्मार्टली काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया और उसका बना दिया मशीन कोड, पहले चेक करेगा कि जो आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मशीन कोड नहीं बनाएगा, और अगर हुआ तो मशीन कोड बना देगा। तो सर इस बात को हम एक नाम दे दें, कंपाइलेशन। यानी कि जो ट्रांसलेटर है पहले वो क्या करेगा, कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन मीन्स सिंटैक्स एरर को चेक करेगा। अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगी तब बनाएगा मशीन कोड, और किसको देगा फिर, हमारा CPU को देगा। अब ये जो ट्रांसलेटर है ये एक जनरल टर्म है। जैसे मैं आपसे कहूं ब्राउजर, तो ब्राउजर एक जनरल टर्म है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम क्या हो गया, इसका एक टाइप हो गया, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज ये दूसरा ब्राउजर हो गया। तो क्रोम एक ब्राउजर का नाम है, एज एक दूसरे ब्राउजर का नाम है, मोज़ेला एक तीसरे ब्राउजर का नाम है। लेकिन ब्राउजर क्या है, अपने आप में एक जनरल टर्म है। उसी तरह से ट्रांसलेटर एक जनरल टर्म है, ये कहीं नहीं होता है। तो ट्रांसलेटर की क्या होंगी, इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। तो पाइथन में वो इम्प्लीमेंटेशन जो ट्रांसलेटर की दी गई है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की इम्प्लीमेंटेशन है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पाइथन में जो ट्रांसलेटर है उसका नाम क्या है, इंटरप्रेटर है। हर लैंग्वेज में ये अलग अलग नाम हमारे हो सकते हैं। तो पाइथन में हमने जो भी कोड लिखा है उसको पहले इंटरप्रेटर कंपाइल करता है, दैट मीन्स उसमें सिंटैक्स एरर चेक करता है, और अगर सब कुछ सही है तभी हमारा मशीन कोड बनाता है। इस प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, और ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है जो हम बनाएंगे कभी। ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है जो हम लोग बनाएंगे। ये प्रोग्राम हम अपने इंटरप्रेटर को देंगे रन करने के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले इसे कंपाइल करेगा। तो इंटरप्रेटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर कंपोनेंट हमारे लिखे हुए प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर चेक करता है। अगर कोई भी सिंटैक्स एरर आएगी तो कंपाइलर हमें बताएगा कि आपके प्रोग्राम में ये गलती है, और आगे का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। कोई मशीन कोड नहीं बनेगा, कोई भी मशीन कोड नहीं बनेगा अगर कंपाइलेशन में कोई भी सिंटैक्स एरर मेरे आ जाती है। अगर मान लीजिए मैंने जो लिखा है वो सब सही लिखा है, कोई गलती नहीं है उसमें, तो मेरा जो कंपाइलर है फिर मेरे कोड को एक इनक्रिप्टेड कोड में कन्वर्ट कर देता है। इनक्रिप्टेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जो कोड बनेगा उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, और वो CPU के लिए भी नहीं है क्योंकि वो मशीन कोड भी नहीं होता है, इनक्रिप्टेड कोड है। ना तो आप पढ़ पाएंगे उसे एज ह्यूमन, और ना उसे CPU पढ़ पाएगा।
इसलिए कुछ लोग इसे इंटरमीडिएट कोड कह देते हैं, बीच का कोड कह देते हैं, ना इंसानों के काम का है और ना मशीनों के काम का है। तो इस इनक्रिप्टेड कोड, इंटरमीडिएट कोड का एक फैंसी नाम दिया गया और उसे बोलते हैं बाइट कोड। तो क्या बना देगा हमारा, ये बाइट कोड बना देगा। अब बाइट कोड अगर बन गया, दैट मीन्स मेरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं, और अगर मेरे प्रोग्राम में कोई गलती थी तो ये बाइट कोड हमारा नहीं बनता। ठीक है। अब इस बाइट कोड को पास करा जाता है, एक और कंपोनेंट है उसके पास, और उस कंपोनेंट का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीवीएम के नाम से जानते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम कंपोनेंट बाइट कोड को रीड करेगा और मशीन कोड बनाकर किसको पास कर देगा, हमारे सीपीयू को पास कर देगा। ये पहुंचा सीपीयू के पास मेरा मशीन। तो ऐसे करके ये मशीन कोड सीपीयू के पास हमारा पहुंचा। तो इंटरप्रेटर हमारे लिखे हुए प्रोग्राम का डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनाता। इंटरप्रेटर अपने अंदर से दो कंपोनेंट यूज करता है। पहला कंपोनेंट है कंपाइलर, जो मेरे प्रोग्राम का बाइट कोड बनाएगा। दूसरा कंपोनेंट है पीवीएम, बाइट कोड का मशीन कोड बनाने वाला काम करेगा पीवीएम। तो इंटरनली हमारा इंटरप्रेटर टू स्टेप ट्रांसलेशन कर रहा है, टू स्टेप ट्रांसलेशन। कुछ इंटरप्रेटर ऐसे भी आते हैं अदर लैंग्वेजेस के, जो वन स्टेप ट्रांसलेशन करते हैं। एक ही बार में सीधा आपका क्या बन जाएगा, मशीन कोड बन जाएगा। कोई सिंटैक्स एरर चेक नहीं करते कि आपने जो लिखा है वो सही है कि गलत है। तो फिर ऐसे इंटरप्रेटर ज्यादा सही नहीं मानते लोग। तो ऐसी लैंग्वेज फिर कौन यूज करेगा। हमने कहा उन लैंग्वेज का पर्पस अलग होता है। एग्जाम्पल HTML। HTML लैंग्वेज में आप जो लिखते हो वो ABCD में लिखते हो। अब उसको रन होने के लिए 0 1 चाहिए होगा हमारे लिए, तो कोई तो करता होगा इस काम को। आंसर इज यस, HTML का इंटरप्रेटर आता है। लेकिन वो इंटरप्रेटर ये बीच वाला बाइट कोड नहीं बनाता, सीधा हमारे लिखे HTML प्रोग्राम का क्या बनता है, मशीन कोड बनता है, सीपीयू के पास आता है। जितना सही लिखा है उतना आउटपुट आ जाएगा, जो नहीं लिखा उसका आउटपुट नहीं आएगा। पाइथन का इंटरप्रेटर टू स्टेप ट्रांसलेशन करता है। तो अब अगर मैं ये बोल लूं कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अच्छा इसकी जगह मैं ये बोल लूं पाइथन एक हाई लेवल बाइट कोड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है। क्योंकि सेकंड वाले में ये बात क्लियर हो गई कि पहले कंपाइलेशन भी होगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाता है, क्या पाइथन कंपाइल होती है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि पाइथन एक बाइट कोड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब कंपाइल होती है, क्योंकि कंपाइलेशन के बाद ही क्या जनरेट होगा, हमारा बाइट कोड जनरेट होगा। यही बात मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, पाइथन इज ए हाई लेवल बाइट कोड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन कैसी बताइए मैंने यहाँ पर, बाइट कोड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा सर आपने एक बात और लिखी हुई है, जनरल पर्पस, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपने। तो जाने अनजाने में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। बस मुझे ये बताना है कि जो आपको बताया गया था वो यही था। किसी भी लैंग्वेज को जनरल पर्पस, अच्छा अगर मैं कहूँ कि एक लैंग्वेज है जो स्पेसिफिक पर्पस है, जिसका नाम है PHP। अगर आप में से किसी ने PHP का नाम सुना है या कभी पढ़ा है या किसी फ्रेंड को पढ़ते हुए देखा है, तो PHP पढ़ने के बाद कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, वेब डेवलपमेंट। क्या PHP से AI का प्रोग्राम बन जाएगा, क्या PHP का यूज डेटा साइंस में है, क्या PHP का यूज IoT में है, कहीं नहीं है। तो PHP इज नॉट कंसिडर्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि PHP सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, हमारा वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज अलग अलग फील्ड में यूज होती है, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो पाइथन
इकलौती ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो जनरल पर्पस है। सी को भी जनरल पर्पस कहते हैं, जावा को भी जनरल पर्पस कहते हैं, पाइथन भी जनरल पर्पस है, पाइथन भी हाई लेवल है। तो ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सिर्फ पाइथन के लिए नहीं है, पाइथन के लिए भी हैं। ऐसी और भी लैंग्वेज है जो हाई लेवल हैं, ऐसी और भी लैंग्वेज है जो बाइट कोड इंटरप्रेटेड होती हैं, ऐसी और भी लैंग्वेज हैं जो जनरल पर्पस हैं, है ना। तो ये सब पाइथन में भी है और बाकी लैंग्वेज में भी होता है। अच्छा, अब एक पॉइंट और रह गया। अब उस पॉइंट को हमने क्या लिखा है, ओपन सोर्स। इसका मतलब यह है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो मुझे चाहिए होगा। मैंने पाइथन का प्रोग्राम लिख लिया, अब उस प्रोग्राम को लिखने के बाद इंटरप्रेटर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। वो इंटरप्रेटर बनाएगा मशीन कोड, तब जाएगा वो सीपीयू के पास। इट मीन्स मुझे पाइथन का कोड बनाने के लिए, बनाने के लिए तो नहीं, रन करने के लिए क्या चाहिए होगा, इंटरप्रेटर चाहिए होगा। तो जहां से भी मैं लाऊंगा, क्या फ्री मिलेगा मुझे या मुझे कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको हमने क्या लिखा हुआ है, ओपन सोर्स। यानी पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना होता। लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंटरप्रेटर को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका। इंटरप्रेटर अपने आप में कौन होगा, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट होगा या एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा। सॉफ्टवेयर होगा भाई, जो चीज डाउनलोड होगी वो सॉफ्टवेयर ही होगी, हार्डवेयर तो होगी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूंगा कि अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर लो, तो मार्केट से जाके एक चिप लेकर आना, वो चिप लगानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो मैं क्या बोलता, इंटरप्रेटर एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। बट ऐसा नहीं है, मैं तो क्या बोलूंगा, पेन ड्राइव से ले जाओ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना या गूगल से डाउनलोड कर लेना। इंटरप्रेटर डाउनलोड हो रहा है या किसी तरह से शेयर किया जा रहा है, दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं रहा। अच्छा, तो ये बताइए, पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको भी तो किसी लैंग्वेज में बनाया गया होगा। तो क्वेश्चन आता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में बनाया गया है। आंसर आता है, जिस समय पाइथन लैंग्वेज का आइडिया आया था रॉसम के माइंड में, उस समय जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी उसका नाम था सी। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे पहला इंटरप्रेटर बनाया गया था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया था। बाद में पाइथन के इंटरप्रेटर को अदर लैंग्वेजेस में भी बनाया गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। पाइथन के कितने इंटरप्रेटर आते हैं, तो वो इंटरप्रेटर जो रॉसम ने बनाया था उसको सी लैंग्वेज में बनाया गया था और उस इंटरप्रेटर का नाम रखा गया सी पाइथन। तो पाइथन एक लैंग्वेज का नाम है, सी पाइथन उसके इंटरप्रेटर का नाम है। सी पाइथन इंटरप्रेटर को सी लैंग्वेज में रॉसम ने क्रिएट किया था। ठीक है। जाइथन एक दूसरा पाइथन का इंटरप्रेटर है जो रॉसम ने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है। ठीक है, लेकिन वो जावा लैंग्वेज में बनाया गया है। तीसरा इंटरप्रेटर है जिसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन जो इंटरप्रेटर है ये डॉट नेट में डेवलप किया गया है। एक और है पाई पाई। पाई पाई को सही से थोड़ा स्पेल करना है, क्योंकि पी वाई पी आई ये भी पाइथन का एक टॉपिक है लेकिन ये अलग है। और पी वाई ये भी पाइथन का एक टॉपिक है लेकिन ये इंटरप्रेटर का नाम। तो जब मैं आपसे कहता हूँ पाई पाई, तो पाई पाई दो है, पी वाई, एक है पी वाई पी आई। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पी वाई के लिए। और ये कौन है, ये पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम, जो किसमें बनाया गया है, पाइथन लैंग्वेज में ही बनाया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सारे इंटरप्रेटर को डाउनलोड कैसे करें, कहाँ से करें। तो मैंने इन सबकी वेबसाइट के नाम लिख दिए हैं। तो अगर आप सी पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो python.org वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप जाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइथन.org वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है। लकीली ये सारे के सारे इंटरप्रेटर ही फ्री हैं। अच्छा, मान लीजिए हम सब लोग इतने ज्ञानी हो गए आज कि हमने अपना एक इंटरप्रेटर बना दिया। अब
क्या जरूरी है कि हम उसे सबको फ्री में देंगे? अभी तो हमारा आपका डिसीजन होगा। हम चाहें तो उसको चार्ज करके दें कि भाई इतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा, तब आप यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कोई पैसे देकर आपका इंटरप्रेटर क्यों करेगा डाउनलोड, जब फ्री वाले आ रहे हैं तो आप ये बोलेंगे हम बनाएंगे ही नहीं। तो ऐसे तो ये लोग भी सोच सकते थे बाकी। तो हमारा एक क्वेश्चन और रह गया कि सर हम जो पाइथन पढ़ेंगे किस इंटरप्रेटर में पढ़ेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि हम जिस पर पढ़ेंगे कल को जब दूसरे पे पढ़ने जाएंगे तो हम जीरो हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो हमसे कहा गया कि आपने अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखा, फिर हम बात करूंगा कि कोई हमारा इंटरप्रेटर क्यों खरीदेगा अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो। जब इस पाइथन के प्रोग्राम को इन अलग अलग इंटरप्रेटर से रन कराया जाएगा, ये सब अलग अलग इंटरप्रेटर मान लीजिए, और इनका जब आउटपुट आएगा तो आप पाएंगे कि सबका आउटपुट कैसा आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, लूपिंग, कंडीशन, फंक्शन, मॉड्यूल, ऊच कॉन्सेप्ट, थ्रेडिंग, एक्सेप्शन, जितने भी इंटरप्रेटर हैं सब में एक जैसे ही कंसीडर होंगे। जो आउटपुट पाइथन प्रोग्राम का पहले वाले ने दिया है वही आउटपुट दूसरा इंटरप्रेटर देगा, वही आउटपुट तीसरा वाला देगा। तो फिर इन चारों में लड़ाई किस बात की है, ये क्यों बनाए गए फिर चारों? तो जितने भी इंटरप्रेटर हैं या कभी बनेंगे उसमें सिर्फ दो चीजों पर काम किया गया है, पहला है मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा एग्जीक्यूशन टाइम। किसी इंटरप्रेटर में इसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए समय ज्यादा लग सकता है, किसी में समय कम लग सकता है, आउटपुट सेम आएगा। किसी इंटरप्रेटर में मेमोरी का यूसेज ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग इतना पाइथन पढ़ लें कि हम अपना इंटरप्रेटर बनाने लगें और फिर हम दुनिया को फोर्स करें कि खरीदो हमारा, तो हम क्या फोर्स कर सकते हैं कि भाई हमारा इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम को कम मेमोरी और फास्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर किसी को दो चीज चाहिए तो मेरे इंटरप्रेटर के पास है, लेकिन खरीदना पड़ेगा। तो खरीदेगा खरीदने वाला अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो जितने भी इंटरप्रेटर अभी मार्केट में है वो सब ओपन सोर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इन सब में डिफरेंस क्या निकला? कोई नहीं निकला। तो एज ए प्रोग्रामर आपको पाइथन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पाइथन कॉन्सेप्ट सारे इंटरप्रेटर में एक जैसे ही चलेंगे, अलग अलग सिलेबस नहीं है कि सी पाइथन का सिलेबस है या जाइथन का सिलेबस है, ये ऐसा नहीं है। अगर मैं एक्सेप्शंस देखूं तो कहीं ना कहीं तो होती हैं। तो मैं 90% कोड की बात करता हूँ, 90% कोड सब में एक जैसा चलता है। 10% कोड एक्सेप्शनली हो सकता है कि वहां पर कुछ और आउटपुट दे रहा है, यहाँ पर कुछ और आउटपुट दे रहा है, सिर्फ 10% वाला केस ऐसा हो सकता है। 90% जो चीजें हैं वो सब में एक जैसी हमारी होती है। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपने पाइथन के किस वर्जन पे प्रोग्रामिंग करी हुई है, पाइथन के वर्जन आते ही होंगे भाई। 1991 में जो चीज बनी है 2022 में हम आज उसे पढ़ रहे हैं, तो क्या समय के साथ पाइथन को हमारा मॉडिफाई नहीं किया गया होगा? भाई 1991 में वो चीजें बिल्कुल नहीं होंगे जो आज हैं, क्योंकि वो तभी बनी है। तो उसके हिसाब से चेंजेस तो पाइथन में करे गए होंगे ना। तो ये चेंजेस कैसे देखेंगे? वर्जन, पाइथन के वर्जन अलग अलग बनाए गए होंगे, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। अब तो 3 3 महीने बाद आने लगे। एक टाइम होता था कि 10 10 साल बाद वर्जन आते थे, 5 5 साल बाद वर्जन आते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि 3 3 महीने बाद वर्जन निकालने पड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से जितने लोगों ने सी पढ़ी है ना, किसी को नहीं पता होगा कि आज सी का लेटेस्ट वर्जन क्या है, और आपने अपने कॉलेज में जब सी पढ़ी थी तो किस वर्जन में पढ़ी थी। और सब पढ़कर आ गए होंगे, और बहुत से लोग लाखों रुपए कमा भी रहे होंगे इंडस्ट्री के अंदर सी का यूज करके। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि सी वो कॉन्सेप्ट है जो 10 10 साल बाद अपडेट होती है। हर दूसरे दिन या हर 2 महीने बाद सी का वर्जन अपडेट नहीं होता था, 10 10 साल बाद सी अपडेट होती थी। तो लोग इतना फोकस ही नहीं करते थे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है
कि अगर हम वर्जन 10-10 साल में रिलीज करेंगे तो लैंग्वेज बेकार हो जाएगी, ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, कोई यूज ही नहीं करेगा उसे। जावा जो 3-3 साल बाद वर्जन बनाती थी, अब 6-6 महीने बाद देने लगी है। हर 6 महीने बाद जावा का नया वर्जन आता है अब। एक टाइम पर जावा का हर वर्जन 3 साल बाद आता था। क्या करें, पीछे रह जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा तो। बहरहाल, तो अब हमारा क्वेश्चन यही है कि 2022 में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो उसका अगर मैं आंसर की बात करूं, थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है और इंटरेस्टिंग भी है। पाइथन लैंग्वेज का अपना कोई वर्जन नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, पाइथन लैंग्वेज का अपना कोई वर्जन नहीं होता है, पाइथन के इंटरप्रेटर का वर्जन होता है। तो अगर आप सी पाइथन को पढ़ रहे हैं तो सी पाइथन इंटरप्रेटर का वर्जन होगा। अगर आप पाइथन को जाइथन इंटरप्रेटर पे रन करा रहे हैं तो जाइथन का जो वर्जन होगा वही आपकी पाइथन का वर्जन माना जाएगा। अगर आप पाइथन को रन कराने के लिए आयरन पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करते हैं तो जो आयरन पाइथन का वर्जन होगा वही आपकी पाइथन का वर्जन माना जाएगा। तो क्या सर ये वर्जन अलग अलग है? हमने कहा हाँ भाई, एक सी पाइथन इंटरप्रेटर बना था 1990 में। अब जाइथन इंटरप्रेटर ऑब्वियस सी बात है, जावा लैंग्वेज बनी होगी तभी उसके बाद बना होगा, उससे पहले तो बन नहीं जाएगा। अगर ये जावा में बना है तो जावा कब आई थी मार्केट में? 1995 में। तो सीधी सी बात है, जाइथन इंटरप्रेटर 95 या उसके बाद ही बनाया गया होगा। तो वर्जन तो अलग अलग होंगे ही होंगे। इसका पहला वर्जन है सी पाइथन का, चौथा पांचवा आ गया होगा जब तक। तो डॉट नेट कब आई थी? 1999 2000 के बीच में आई थी। तो उसके बाद से आयरन पाइथन के वर्जन आने शुरू हुए होंगे। तो अब मैं आपको इन चारों की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ इनके वर्जन को दिखाने के लिए। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है python.org। python.org जो वेबसाइट है, ये जो हमें पाइथन इंटरप्रेटर, देखो जब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो सिर्फ हमें इंटरप्रेटर ही नहीं मिलता, और भी कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, वो एक साथ बंडल करके दे दिए जाते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए होगा? एडिटर चाहिए होगा, लाइब्रेरी चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। तो ये सब चीज कंबाइन करके आपको एक बंडल में रखकर दी जा रही है। तो जब मैं डाउनलोड करूंगा इस वाले बटन पे क्लिक करके तो सिर्फ पाइथन का कोई इंटरप्रेटर नहीं आया होगा, उसके अलावा लाइब्रेरीज भी आई होंगी, एडिटर भी कोई आया होगा, अदर स्टफ है जो भी हमारा आया होगा। अब सर ये जो पाइथन 3.10 है, अभी आपने कहा कि पाइथन का अपना कोई वर्जन नहीं होता, जो इंटरप्रेटर आप यूज करेंगे उसका जो वर्जन होगा उसके नाम से पाइथन जानी जाएगी। तो ये बताइए किसका वर्जन है? सी पाइथन। तो ये जो python.org वेबसाइट है, ये हमें जो इंटरप्रेटर प्रोवाइड करेगी वो किसका है? सी पाइथन का। ये बात कहीं लिखी मिल जाएगी? हमने कहा डाउनलोड में नीचे जाओ, अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन, ये बात लिखी हुई मिल जाती है कि ये वेबसाइट सी पाइथन इंटरप्रेटर को प्रोवाइड करेगी। क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, दिस साइट होस्ट ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, निक्ड नेम सी पाइथन। यानी कि इस वेबसाइट से जो आपको पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी वो सी पाइथन वाली है। इसके अलावा और भी इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे आयरन पाइथन, जाइथन, पाई पाई, पाई पाई फास्ट है, देखो लिखा भी पाई पाई फास्ट है, ठीक है, स्टैकलेस पाइथन, माइक्रो पाइथन। तो अगर मैं आयरन पाइथन का सेटअप डाउनलोड करना चाहता हूँ तो उसकी वेबसाइट है ironpython.net। इस पर क्लिक करो, पहुंच जाओ। अब देखो यहाँ पर वर्जन क्या आ रहा है? 3.4। यहाँ पर वर्जन क्या, वहां पर वर्जन क्या था? 3.10। अगर किसी ने आयरन पाइथन का यूज करके पाइथन पढ़ी हुई है और एक दूसरा पर्सन है जिसने सी पाइथन का यूज करके पढ़ी हुई है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे। वो बोलेगा लेटेस्ट वर्जन 3.4 है, वो बोलेगा नहीं 3.10 है। तो इसका मतलब क्या है? दो लोग अगर अलग अलग बात कर रहे हैं फिर भी वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। यही तो सीखने को मिल रही है यहाँ से हमारे लिए। हमेशा एक ही आदमी सही नहीं होता, कभी कभी दोनों लोग सही हो जाते हैं जबकि वो अलग अलग बात कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा। तो अब अगर मैं तीसरे पे जाऊं, जाइथन पे, तो जाइथन का जो करंट वर्जन चल रहा है, डाउनलोड पे जाएंगे, 2.7 चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि पाइथन का अपना निजी कोई वर्जन नहीं होता,
वो अपने इंटरप्रेटर के वर्जन के नाम से ही जानी जाती है। अब डाउनलोड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे 3.10.6। अब सर एक क्वेश्चन, अगर अभी यहाँ से हम निकल के जाएं और रास्ते में कोई हमें मिल जाए और वो हमसे ये पूछ ले कि सर ने कौन से वर्जन की पाइथन पढ़ाई, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसे हम क्या बताएं? क्योंकि सही आंसर बताने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, हमारे लिए बताना पड़ेगा कि पाइथन का अपना वर्जन तो होता नहीं है, इंटरप्रेटर के वर्जन होते हैं। तो हम तो सी पाइथन पढ़ के आए थे, तो सी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.10। इतना सुनने के लिए सामने वाले के पास टाइम भी होना चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं होता आज की डेट में। तो अब अगर जब भी कोई ऐसा पूछेगा कि आपने कौन सी पाइथन पढ़ी है, वो ये नहीं पूछ रहा है इंटरप्रेटर कौन सा यूज करा है, तो आप सी पाइथन को ब्रेन में रखकर आंसर देंगे। बाय डिफॉल्ट पाइथन का मतलब सी पाइथन होता है। क्यों? क्योंकि रोसम ने यही इंटरप्रेटर बनाया, जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी उन्होंने सी पाइथन इंटरप्रेटर ही बनाया था, इसलिए लोग बाय डिफॉल्ट पाइथन का मतलब क्या मानते हैं? सी पाइथन मानते हैं। तो अगर आज आपसे कोई पूछेगा, जल्दीबाजी में है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है, 3.10 बताना है, उसे पूछना नहीं है कि कौन सा इंटरप्रेटर पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है उसे खुद नहीं पता होगा, इंटरप्रेटर इतने सारे हमारे आते हैं। आप उसे सीधा आंसर देंगे 3.10, बात खत्म। अगर वो जानता होगा तो खुद ही पूछेगा कि कौन सा इंटरप्रेटर पढ़ के आए थे, उसका कौन सा वर्जन था। अदरवाइज 3.10, ठीक है, क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान रखना ये पाइथन का सेटअप सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए है। अगर आप मैकबुक चलाते हैं, रेड हैट उबंटू चलाते हैं, तो आपको मैकबुक का यहाँ से मिलेगा और उबंटू और रेड हैट का यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो वर्जन है 3.10 विंडो 7 विंडो 8 पे इंस्टॉल नहीं होगा, विंडो 10 और विंडो 11 पर इंस्टॉल होगा। अगर किसी का विंडो 7 है तो वो उसे विंडो 10 में अपग्रेड करना है पहले अपना सिस्टम, उसके बाद ये सेटअप इंस्टॉल हो पाएगा, या फिर पुराना वर्जन डाउनलोड कर लेना। पाइथन 3.5 या 3.6 कहाँ से मिलेगा? वो ऑल रिलीजेस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जितने भी पुराने वर्जन अब तक आए हुए हैं सब मिल रहे हैं, 2 तक के दे रखे हैं, और पुराने चाहिए तो मिल जाएंगे। तो जिनका विंडो 7 है वो 3.5 यूज करेंगे, उसके आगे इंस्टॉल नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा पुराना पाइथन यूज नहीं करना है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन ही यूज करना है, विंडो को अपग्रेड कर लेना अगर किसी का 7 और 8 है, ठीक है। क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे, आगे की जो लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे, चाहे वो जेंगो हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे एआई हो, आगे की लाइब्रेरीज मिनिमम 3.8 के हिसाब से बनाई गई हैं। फिर सुनेंगे आगे हम चाहे जेंगो में जाएं, चाहे डेटा एनालिटिक्स में जाएं, चाहे एआई में जाएं, वहां पर जो आज हमें 2022 में लाइब्रेरीज मिल रही हैं वो मिनिमम टारगेट करती हैं 3.8 पाइथन के लिए, उससे बिलो पाइथन होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप अपने आप को अपडेट रखें टेक्नोलॉजी के साथ। अब आगे चलते हैं, और डाउनलोड मैंने कर लिया है। अब मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पाइथन सेटअप पहले से इंस्टॉल होगा, अगर बैचेस में पढ़ा रहा हूँगा मैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर में 2 वर्जन इंस्टॉल कर लें? आंसर इज यस। अलग अलग कॉपी बनेगी, कोई किसी को डीग्रेड अपग्रेड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे सिस्टम में 3.8 पहले से इंस्टॉल्ड है और मैं 3.10 को अभी इंस्टॉल करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 8 अपग्रेड होकर 10 हो जाएगा, नहीं, 8 की अलग कॉपी और 10 की अलग कॉपी। मैं जब चाहूँ 8 पे रन कराऊं, जब चाहूँ 10 पे रन कराऊं। अगर मैं 10 पर हूं और मान लीजिए मुझे 8 डाउनलोड करनी पड़ी, तो 10 डिग्रेड नहीं है, ये अलग कॉपी, इसकी अलग कॉपी। तो एक कंप्यूटर पर पाइथन के अलग अलग वर्जन जितने चाहें उतने इंस्टॉल कर सकते हैं, और सेम करें तो सेम नहीं होगा। जैसे अभी मैं करूंगा, देखो, मॉडिफाई करने के लिए कह रहा है, रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, अनइंस्टॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि सेम वर्जन मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं, मान लीजिए यहां से कर दूं,
या कंट्रोल पैनल से कर दूं। पाइथन का जो लोगो दिख रहा है ना, इसमें एक फन है। लोग जब पाइथन का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में अजगर और सांप आते हैं। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको एक फन के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो 2006 में पाइथन के क्रिएटर ने पाइथन का एक नया लोगो बनाया, और उस नए लोगो में दो सांप लगा दिए। तो ये जो दो दिख रहा है ना, ब्लू और येलो, ये दो स्नेक, एक जस्ट फन है। पाइथन का लोगो 2006 से पहले कुछ और था, और 2006 से एक फन के साथ इसको बना दिया गया। लोगों ने इस फन को और आगे बढ़ाया, और पाइथन के कुछ टूल्स आगे बने, उन्होंने उनका नाम एनाकोंडा रख दिया। तो एक साइंस बस फन वाला चल रहा है, और कुछ नहीं है। लैंग्वेज का नाम पाइथन है, तो उसके टूल का नाम एनाकोंडा है। ठीक है। अब अगर पाइथन का हम पुराना लोगो देखना चाहते हैं, तो हिस्ट्री में जाके एक बार हम आ सकते हैं। पाइथन ओल्ड लोगो 1990 से लेकर 2006 तक, और ये 2006 से लेकर अभी तक ये लोगो चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जस्ट एक फन है, कोई भी टेक्निकल इसकी वजह नहीं है कि ऐसा क्यों करा। ठीक है, तो अब मेरे सिस्टम से पाइथन को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। इस बार जो सबसे पहली स्क्रीन आई उसका इंटरफेस बदल गया। इसी सेटअप को मैंने जब अभी पहले डबल क्लिक किया था तो मॉडिफाई के लिए कह रहा था, क्योंकि सेम वर्जन मेरा पहले से इंस्टॉल था। जब मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया और डबल क्लिक करा, तो अब इस बार कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। अब आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ऐड पाइथन 3.10 टू पास, बॉटम पे। इस सेटअप के बॉटम पे एक ऑप्शन आता है, ऐड पाइथन 3.10 टू पास। ये कुछ, अगर आप में से किसी ने जावा कभी एक्सपीरियंस करी है, तो जावा को इंस्टॉल करने के बाद जावा का पाथ सेट करना होता है। उसी तरह से है कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का भी पाथ सेट करना होता है। लेकिन एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना, वहां पर एडिट करके न्यू बनाकर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो पाइथन ने एक ऑप्शन बनाकर हमें दे दिया। इसको आप अगर चेक कर देते हैं तो एनवायरमेंट वेरिएबल में आपका पाइथन का पाथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए किसी ने पाइथन को आज की क्लास से पहले ही पहले इंस्टॉल कर रखा है, या किसी ने पाइथन को जब इंस्टॉल किया था तो उस समय पता ही नहीं था कि ये चेकबॉक्स सेलेक्ट भी करना है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है। अब क्या करें? दो रास्ते। पहला रास्ता है, एनवायरमेंट वेरिएबल में मैन्युअली जाके पाइप आप पाथ को सेट करके आ सकते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना, सर्च बार में जाओगे, ENV टाइप करोगे, एनवायरमेंट वेरिएबल आएंगे, पाथ में जाओगे, और यहाँ पे जाके फिर अपना बना कर आओगे। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता अगर आपने जावा नहीं पढ़ी है तो क्या करें? इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दें। सर हमारा तो हो चुका है इंस्टॉल, हमें याद ही नहीं है कि हमने सेलेक्ट करा है कि नहीं करा है। तो अभी मैंने आपके सामने अनइंस्टॉल करी पाइथन, 1 मिनट 2 मिनट लगा, आप भी कर लेना। और दोबारा जब इंस्टॉल करें तो ध्यान रखना चेकबॉक्स सेलेक्ट करने का, ये आसान तरीका है। एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके पास सेट करके आने में 5 से 8 मिनट लग सकते हैं, गलती बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते समय इसको याद रखना, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम होगा, और परफेक्शन के साथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही करें, ज्यादा बेटर है। बाकी आपका डिसीजन, आप कैसे करेंगे। मैंने इसको चेक कर दिया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा, पाइथन के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ गए, जिनमें से मैं बस एक को जानता हूँ, कौन? इंटरप्रेटर। तो इस सेटअप के साथ इंटरप्रेटर तो आया ही होगा, इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं जो मेरे आए होंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इस सेटअप के साथ मुझे दिए गए होंगे?
तो अगर मैं पाइथन इंटरप्रेटर के कंपोनेंट्स के नाम लिखूं, या इंटरप्रेटर कंपोनेंट नहीं, सेटअप के कंपोनेंट, पाइथन सेटअप के साथ क्या क्या मिलता है? एक मिलता है इंटरप्रेटर, जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, अब इसको दोबारा डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं बचती है। दूसरा दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा, जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अगर हम लाइब्रेरी शब्द को समझना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपनी कॉलेज लाइफ को रिकॉल करो। वहां भी एक लाइब्रेरी होती थी। लाइब्रेरी शब्द का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक। अगर मैं कॉलेज वाले कॉन्टेक्स्ट में चला जाता हूं तो उन बुक्स के अंदर कुछ कंटेंट्स लिखे होंगे। अगर मुझे वो कंटेंट्स पढ़ने हैं तो मेरे पास एक रास्ता ये था कि मैं मार्केट से जाके बुक को परचेज कर लूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा मनी, मेरा टाइम, मेरा एफर्ट, ये सब चीजें लगेंगी। तो किसी ने कहा कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बार चेक कर लो, हो सकता है यहाँ मिल जाए, आपका एफर्ट बचेगा, पैसा बचेगा। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर वो बुक मिल जाती है तो मुझे परचेज नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो लैंग्वेज के क्रिएटर हमें पहले से ही कुछ कोड बनाकर देते हैं, ताकि प्रोग्रामर को सारा कोड जीरो से ना बनाना पड़े। कोई कोड ऐसा हो सकता है जो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो ऐसा कोड तो बहुत कॉमन है, सबको चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, हम पहली लैंग्वेज के साथ बनाकर दे देते हैं। फायदा क्या होगा? प्रोग्रामर का समय नहीं लगेगा इस कोड को बनाने के लिए। तो फिर अगर सर ऐसी बात है तो हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बनाकर दे दो, हम अपना समय बचाएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा कोड मैं लिखना चाह रहा हूँ जो बहुत स्पेसिफिक है, मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के स्पेसिफिक है, शायद उसका कोई पहले से कोड वो लोग बनाकर नहीं देंगे। भाई वो वही तो बनाकर देंगे जो कॉमन है, तो सबको चाहिए होगा। अब आप बोलो नहीं ये कोड मुझे चाहिए, सबको नहीं चाहिए, ये भी बना कर दो। तो क्या कॉलेज वाला ऐसी बुक रखेगा जो आप कहेंगे मुझे तो इसी ऑथर की बुक से पढ़ना है ये टॉपिक, तो मुझे इसी ऑथर की बुक ला कर दो लाइब्रेरी में? नहीं भाई, जो कॉमन ऑथर्स हैं जो हर कोई पढ़ता है जिनको, उनकी बुक्स रखेंगे लाइब्रेरी के अंदर हम तो। आपको अगर स्पेसिफिक ऑथर की बुक से पढ़ना है तो अपनी खरीद लो जाके, फिर आपको स्पेसिफिक कोड बनाना है अपना लिख लोगे। हम आपको सिर्फ वो देंगे जो कॉमन है, जो सबको चाहिए होता है। तो उस कोड को हम क्या बोलेंगे? रेडीमेड कोड के कलेक्शन को लाइब्रेरी। साइंस तो एक ही है। लाइब्रेरी का मतलब होता है पहले से कुछ रेडीमेड करके दे दिया गया हो। कलेक्शन ऑफ रेडीमेड थिंग्स क्या कहलाता है? लाइब्रेरी। वहां पर बुक्स का कलेक्शन है, यहाँ पर रेडीमेड कोड्स है फंक्शन की फॉर्म में, उनका कलेक्शन होगा। ठीक है। अब सर स्टैंडर्ड वर्ड की क्या जरूरत है? सिर्फ लाइब्रेरी लिख दो तब भी समझ में आ रहा है? पाइथन के क्रिएटर ने जितनी भी लाइब्रेरीज बनाई है वो सफिशिएंट नहीं है। हमारे आपके जैसे लोग भी पाइथन की लाइब्रेरीज बनाते हैं। गूगल ने भी पाइथन की लाइब्रेरीज बनाई हुई है, आईबीएम ने, ओरेकल ने, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाइथन तो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने पाइथन की क्या बनाई है? लाइब्रेरीज बनाई है। ठीक है। उन लाइब्रेरीज को इस सेटअप के साथ नहीं दे पाएंगे। उन लाइब्रेरीज को आपको क्या करना होगा? अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी जो पाइथन में होती हैं लेकिन इस सेटअप के साथ नहीं आई, उनको बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी जो पाइथन में होती हैं और इस सेटअप के साथ ही आपको दे दी गई हैं, क्या कहलाएंगी? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जेंगो एक लैंग्वेज का नाम नहीं है, जेंगो एक लाइब्रेरी का नाम है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। इस सेटअप के साथ जेंगो की लाइब्रेरी नहीं आती। डेटा एनालिटिक्स की एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है पांडास। पांडास लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे जिस दिन, उस दिन आपको पांडास लाइब्रेरी को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी जो आती हैं, एआई की जो लाइब्रेरीज आती हैं, वो सब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज नहीं है। ठीक है। तो इसलिए शब्द लिखा गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी जो हमारा पाइथन सेटअप के साथ दी जाएंगी उन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कहेंगे।
और वो लाइब्रेरी जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आई है, क्यों? क्योंकि बनाने वाला कोई और है, उसने बनाकर रखी हुई है। अगर उनको मैं डाउनलोड करता हूँ तो मैं बोलूंगा मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पे हम जिस चीज को ढूंढने जाते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। या तो हम समझ पाए, डिसीजन ले पाए कि यही वो है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी हम फ्रेशर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, हमें खुद नहीं पता कि जो मिल रहा है वो सही है कि गलत है। जब सीख जाएंगे पाइथन पूरी तरह से, तब शायद हम डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चीज पाइथन में सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। तो इस काम को आसान करने के लिए कौन सा काम? थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना। गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर से एक कमांड आप रन कराएंगे जिसका नाम है पिप कमांड। पिप कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आई है डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में इंटरनेट होगा और लाइब्रेरी का नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। कैसे होगी? जिस दिन मैं आपको सिखाऊंगा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे काम करना, उस दिन ये भी आपको सिखाऊंगा। जिन लोगों ने पाइथन इंस्टॉल करते समय वो चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया था, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। उन लोगों के कंप्यूटर में पिप कमांड के थ्रू आप अपनी लाइब्रेरी को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। पिप कमांड तभी चलेगी जब वो चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रखा होगा। उससे पहले तक हो सकता है पाइथन में आप सबको चला पाए, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर वो चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं निकला ऐड पाथ वाला, तो ये पिप कमांड काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कोई मोबाइल परचेज करता हूँ, कोई मेडिसिन परचेज करता हूँ, तो उस पर लिखा होता है उसका यूजर मैनुअल। डोसेज कितनी लेनी है, कितने टाइम बाद खानी है। मोबाइल परचेस करूंगा तो मैनुअल आएगा, सिम कैसे पड़ेगा, ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, सारी बातें लिखी होंगी। इसी तरह से जब पाइथन का सेटअप दिया जाता है तो पाइथन की पूरी कहानी बताई जाती है। कहानी मतलब पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, पाइथन में किस कीवर्ड से क्या होता है, किस फंक्शन से क्या होता है, सारी बातें हमें एक ट्यूटोरियल में लिखकर दे दी गई। उस ट्यूटोरियल को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इस सेटअप के साथ हमें मिल जाता है। लास्ट कंपोनेंट। अच्छा, हम पाइथन का प्रोग्राम अब लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए क्या चाहिए होगा? एडिटर। रिज्यूम बनाना है, वर्डपैड एडिटर चाहिए। प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट एडिटर चाहिए। पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, तो क्या पावर पॉइंट पे बनाएंगे, वर्डपैड पे बनाएंगे? इसके लिए भी कोई एडिटर चाहिए होगा। तो पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए कई एडिटर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी पर बना सकते हैं। तो क्या वो सारे ऑप्शन सेटअप के साथ हैं? क्या जितने भी एडिटर्स आते हैं पाइथन का कोड लिखने के लिए, क्या वो सारे के सारे एडिटर सेटअप के साथ आ जाएंगे? हमने कहा नहीं, सिर्फ एक आएगा, और उस एक का नाम क्या है? आइडल एडिटर। तो आइडल एडिटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पाइथन कोड को बना सकते हैं। आइडल एडिटर के अलावा हम चाहें तो नोटपैड से भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए अब हम अपना एक प्रोसेस समझ लेते हैं, कैसे पाइथन के प्रोग्राम को बनाया जाता है। तो पाइथन के प्रोग्राम को लिखने और रन करने के लिए हमारे पास आइडल एडिटर पहले से अवेलेबल होगा सेटअप के साथ। काफी फेमस है आजकल VS कोड, डेटा साइंस जुपिटर में ज्यादा यूज होती है। पाइचार्म लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है। अगर 8 GB रैम है आपके पास तब तो ठीक है, उससे कम पे चलाओगे तो बहुत स्लो कर देगा सिस्टम के लिए। जेंगो के लिए एक अच्छा ऑप्शन है पाइचार्म। ठीक है। आइडल बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक अच्छा एडिटर है। VS कोड जेंगो के लिए अच्छा एडिटर माना जाता है। जुपिटर डेटा साइंस AI के लिए अच्छा एडिटर माना जाता है। पाइचार्म VS कोड की तरह ही है, बट ये थोड़ा लाइट वेट है, ये थोड़ा सा भारी है। अभी मैं आपको पहला प्रोग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस बताता हूँ जो मैंने इंटरप्रेटर का सिखाया था। कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लो। अभी मैं आपको आइडल पे लेकर नहीं जा रहा हूँ, पहला प्रोसेस बताऊंगा, और ना ही मैं आपको प्रोग्राम लिखना सिखा रहा। मान के चलिए ये जो आपने लिखा है
ये पाइथन का एक सही प्रोग्राम होता है, इसको अगर रन करा दिया जाए तो हेलो आउटपुट आएगा। अभी मुझे नहीं पता कि बाकी चीजें क्या लिखी हैं आप। अब इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हमारा शुरू होता है प्रोसेस। इस प्रोग्राम को पहले आपको एक पाइथन फाइल में सेव करना होगा। फाइल में जाएंगे, सेव एज। फाइल का नाम आप जो चाहें वो दे सकते हैं। पहला प्रोग्राम है P1 दे दिया। फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हैं, बट जो रिकमेंडेशन है वो .py है, कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py आपको देना चाहिए। देना पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। आप .txt कर दो, .noida कर दो, .india कर दो, सब सही है। कोई भी फाइल का एक्सटेंशन दे सकते हैं जिसमें पाइथन कोड लिखा हुआ है, बट रिकमेंडेशन .py का। इसको मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर के अंदर बना लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया, डेस्कटॉप का फोल्डर बना दिया, और यहाँ पर ही आपका पाइथन फाइल बनकर आ गई। अब इस पाइथन फाइल को कैसे रन कराया जाए, इसको किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, वो कहानी जो मैंने सुनाई थी अब सब कुछ करके देखनी है। इस फाइल को किसको हैंड ओवर करेंगे, इंटरप्रेटर को। कंपाइलर इंडिपेंडेंटली मेरे पास कभी नहीं आता, मुझे इंटरप्रेटर ही मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता सिर्फ कंपाइलर डाउनलोड कर लूँ, नहीं, पूरा इंटरप्रेटर आया होगा। इंटरप्रेटर के अंदर ही कंपाइलर मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। पीबीएम कभी अलग नहीं मिलेगा, इंटरप्रेटर ही मिलेगा, उसके अंदर ही मिलेगा वो पीबीएम। तो मुझे इस फाइल को इंटरप्रेटर को हैंड ओवर करना है। कैसे करेंगे हैंड ओवर, जिस फोल्डर में आपने इस फाइल को रखा है उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाइए और टाइप करिए cmd। कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड क्या होती है, वही जो लैंग्वेज का नाम है वही पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करने की कमांड है। पाइथन स्पेस उस फाइल का नाम जिस फाइल को इंटरप्रेटर को हैंड ओवर करना चाहते हो, p1.py। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे ही वो कहानी शुरू हो जाएगी कि पहले ये फाइल कंपाइल होगी बाई कंपाइलर, इसमें गलतियां चेक होंगी, अगर कोई गलती नहीं निकली तो बाइट कोड बनेगा। बाइट कोड जाएगा पीबीएम के पास, पीबीएम बनाएगा मशीन कोड, मशीन कोड जाएगा सीपीयू के पास, फिर मेरा आउटपुट आएगा। उसके बाद जो बाइट कोड है वो डिलीट कर दिया जाएगा, मशीन कोड डिलीट कर दिया जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, मेरा आउटपुट और मेरा सोर्स फाइल जो मैंने बना रखी है P1 वाली। यानी कि जो बीच में मशीन कोड बना और बाइट कोड बना ये मिलेंगे नहीं मुझे, सब डिलीट कर दिए जाते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। अब इतना बोलने में मुझे शायद 8 से 10 सेकंड लग गए, होने में लगेंगे नहीं। ये आ गया आउट। मान लीजिए मैंने कुछ गलत कर दिया, ये गलती होती है पाइथन में, ठीक है, सिंटैक्स एरर। इससे ये बात समझ में आ गई पाइथन कंपाइल तो होती है, ठीक है। अब अगर आप बाइट कोड को सेव कराना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर पाइथन -m py_compile। -n का मतलब है मॉड्यूल बना दो, मॉड्यूल का मतलब बाइट कोड बनाकर सेव कर दो। इसका मतलब है सिर्फ कंपाइलर चलाना, ये कंपाइलर का नाम है। तो इंटरप्रेटर से हम कह रहे हैं इंटरप्रेटर सिर्फ कंपाइलर चलाना, और कंपाइलर जो बाइट कोड बनाए उसको मॉड्यूल बनाकर सेव कर देना। तो बाइट कोड को मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। आउटपुट नहीं आया क्योंकि पीबीएम चला ही नहीं होगा। अब एक पाई कैसे फोल्डर बना, इस फोल्डर के अंदर हमारा कंपाइल्ड पाइथन फाइल बनी है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर कुछ ये अजीब और गरीब सिंबल होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता ये क्या लिखा। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं को हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं। अब ये बाइट कोड फाइल अगर मैं पीबीएम को पास करूं तो ये बाइट कोड फाइल जिस फोल्डर में जनरेट हुई है उसी फोल्डर से कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करेंगे। पाइथन इस बार क्या पास करेंगे, बाइट कोड वाली फाइल। बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन सी पाइथन इंटरप्रेटर में क्या होता है, .py। एंटर करेंगे। अब आप अपना सेंस लगाइए, अगर मैं ऐसे रन कराऊंगा तब भी रन हो रहा है, और अगर मैं ऐसे रन करा रहा हूँ तो भी रन हो रहा है।
यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर को मैं बाइट कोड वाली फाइल दे रहा हूँ रन करने के लिए। यहाँ पर मैं पाइथन इंटरप्रेटर को डॉट पी फाइल दे रहा हूँ। जब मैं पाइथन इंटरप्रेटर को डॉट पी फाइल देता हूँ तो कंपाइलर चलता है, कंपाइलर के बाद बाइट कोड बनता है, बाइट कोड के बाद पीबीएम चलता है, फिर मशीन कोड बनता है। अगर मैं पाइथन इंटरप्रेटर को बाइट कोड वाली फाइल देता हूँ तो आधा काम तो हो चुका है पहले ही। अब सिर्फ क्या होगा, बाइट कोड का क्या बनेगा, मशीन कोड, यानी कि सिर्फ पीबीएम चलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाइट कोड को रन कराना फास्ट होता है देन पाइथन फाइल। पाइथन फाइल रन होगी तो पहले बाइट कोड बनेगा, फिर मशीन कोड बनेगा, तब रन होगी। बाइट कोड वाली फाइल ऑलरेडी एक स्टेप हो चुका है, तो उसमें समय ऑब्वियसली थोड़ा कम लगेगा। तो बाइट कोड का कॉन्सेप्ट मुझे कब रखना चाहिए, जब मैं अपना प्रोजेक्ट बना चुका हूँ और क्लाइंट को दे रहा हूँ, और जब मैं सीख रहा हूँ तो मुझे इन सबको अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि अलग से मुझे फिर सीखना पड़ेगा, कमांड लिखना, अलग से बाइट कोड मैनेज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में शायद हम इसके लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि हम सुनकर आए थे पाइथन मतलब आसान होता है, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब हम सीखते हैं तो ये सब नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं, अपना पाइथन इंटरप्रेटर को बुलाया और सिर्फ इसको रन करा दिया, ये ऐसे करके, दैट्स इट। अब जो होता होगा अपने आप वो होता रहेगा, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अपना फुल एंड फाइनल प्रोजेक्ट बन जाता है और क्लाइंट को देने की बात आती है, तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले बाइट कोड निकालना चाहिए, फिर बाइट कोड देना चाहिए क्लाइंट के लिए, ताकि वहां पर एग्जीक्यूशन बेटर हो पाए। आप उसको अगर अपना पाइथन फाइल देंगे, जब भी वो रन कराएगा हर बार स्लो होगा एग्जीक्यूशन, हर बार कंपाइल होगा, हर बार मशीन कोड बनेगा, कोई साइंस तो है नहीं इस चीज का। ठीक है, चलिएगा। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के इस पूरी प्रोसेस को समझ गए, कैसे ये पूरा प्रोसेस हमारा होगा। कल से हम लोग नोटपैड पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नोटपैड सिर्फ मैंने प्रोसेस को समझाने के लिए बताया। अगर मैं आज आपको नोटपैड की जगह सीधा आइडल पे ले जाता, जो कि हम 15-20 दिन आइडल पे ही गुजारेंगे अब, तो आइडल में ये सब दिखा नहीं पाएंगे हम। आइडल में बाइट कोड का कॉन्सेप्ट दिखेगा ही नहीं, एब्स्ट्रैक्शन कर दिया गया है, कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना, आउटपुट आ गया। लेकिन उसके पीछे क्या हुआ वो वहां पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट से हमें बस इतना फायदा मिल गया कि हम पीछे के प्रोसेस को पूरा देख पाए कि हाँ जी, कंपाइल होता है, बाइट कोड बनता है, फिर ऐसे ऐसे होता है। अब वो समझ में आ गया है, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम थोड़ा जल्दी लिख पाए और जल्दी रन कर पाए। उसमें आइडियल आपकी हेल्प करेगा, नोटपैड कमांड प्रॉम्प्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। हमारी क्लास का एक हमने गूगल का एक प्रोडक्ट है क्लासरूम, जैसे गूगल का यूट्यूब, गूगल ड्राइव, इसी तरह से गूगल क्लासरूम प्रोडक्ट है। जो लोग क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है, नीचे अकाउंट में जब जाएंगे तो मधुर सर जो बैठते हैं अकाउंट में, उनसे मिलते हुए जाएंगे और उनको बोल देंगे कि सर क्लास का लिंक दे दीजिए। उस क्लास के लिंक में आप, जो ग्रुप है उसमें और भी कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आधा घंटे बाद। और उस क्लासरूम से आप चाहें तो अपने घर पे जाकर डाउनलोड कर लें, और चाहें तो यूट्यूब की तरह डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो प्रोग्राम मैं कराऊंगा, वो सारे प्रोग्राम, वो सारी रिकॉर्डिंग, और जितने मैं चीजें बोल रहा हूँ उनके थ्योरी नोट, ये भी सब मैं आपको क्लास में अपलोड करता रहूंगा, तो आप अपने लेवल पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कल मिलेंगे 3 बजे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ के जा सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो जा सकता है।